आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। यह क्लास 10th में भी है और 12th में भी है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट्स किया था सर मुझे दर्पण सूत्र एक बार आप बना दीजिए, मैं सीख जाऊंगा। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, ये मैथमेटिक्स ड्रीम्स चैनल है, इस पर सिर्फ मैथ की क्वेश्चन को डाला गया था, लेकिन आप लोग की कमेंट्स को देखते हुए मैं दर्पण सूत्र को आज सिद्ध करूंगा। यह जो दर्पण सूत्र है वो बहुत ही मैथमेटिक्स तरीके इसको सिद्ध करूंगा जो आपको ये लगे कि यह दर्पण सूत्र साइंस की नहीं, ये मैथमेटिक्स है। दरअसल ये मैथमेटिक्स ही है, इसीलिए आज हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। और यह जो दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है तो सबसे पहला बात दर्पण सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कहते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ये हमारा दर्पण सूत्र है। इसका इस तरह के क्वेश्चन को लैंग्वेज में कैसे पूछेगा, तो देखिए यह जो स्मॉल f दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है फोकस दूरी। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। इसे बोला जाता है u को वस्तु की दूरी और v को प्रतिबिंब की दूरी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसको भाषा में ऐसे पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि, या ऐसे पूछेगा दिखाइए कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है। तब इसका मतलब संबंध पूछा किसके बारे में? फोकस दूरी के बारे में, वस्तु की दूरी के बारे में और प्रतिबिंब की दूरी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसी तीनों का जो संबंध होता है उसी चीज को आज हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र जब हम सिद्ध करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए दर्पण सूत्र में हमको दो चीज में सिद्ध करना होता है, दो दर्पण में। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम पहले सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अवतल दर्पण में। तो सबसे पहला बात हम यहां पर लिख देंगे अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण में। सीखिए, अवतल दर्पण में जब हमने बोला तो जब अवतल दर्पण बोला है तो कौन सा फिगर बनाएंगे? उत्तल दर्पण का? नहीं, अवतल दर्पण का फोटो बनाना है। अवतल दर्पण का फोटो कैसे बनाइएगा बोलिए? सर ये फोटो अवतल दर्पण का होता है। बताइए ये कौन सा दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं है क्योंकि इसमें कलय नहीं है। अब हम करेंगे अवतल दर्पण का अपना पहचान है, उठा हुआ भाग कलय होना चाहिए और धसा हुआ भाग परावर्तक होता है, तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। देख लीजिए, उठा हुआ भाग क्या है? कलय है और धसा हुआ भाग परावर्तक है। तो ऐसे फिगर को, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ये उसके बीच में जो रेखा होती है उसे बोला जाता है प्रधान अक्ष। उसे क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोला जाता है। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे कहा जाता है ध्रुव, जिसे P से लिखा जाता है। यहां पर देख लीजिए, इस दर्पण का एक केंद्र होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। समझे? दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे C से लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, बात को शुरू करते हैं। हमने क्या करा, इस प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को भेजा। तो किरण को जब भेजेंगे तो ध्यान दीजिए, यह हमारा किरण हुआ। किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर यह किरण हुआ। अब देखिए हमको, जब यह किरण इससे परावर्तित होती है, किससे? दर्पण से, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। मतलब ये हमारा फोकस हुआ, मतलब ये फोकस से गुजरती है तो ऐसे आएगी, ऐसे। समझे? समझ में आ रही है बात? क्या ऐसे इसकी फोटो बनेगी। अब देखिए ध्यान से, सर एक बात और, एक नियम होता है दर्पण में, क्या? जो किरण केंद्र से होकर के, मतलब वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है वह उसी रास्ते से लौटती है जिस रास्ते से गई हुई होती है। तो देखिए हम इस किरण को इस वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है।
और यहां पर कटान बिंदु बना, मतलब इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब है। हाँ, इसका नाम रखते हैं ए बी। इसका नाम क्या है? ए बी। इसका नाम रखते हैं ए डैश बी डैश। इस पूरे दर्पण का नाम रखते हैं हम एम डैश। एम डैश एक अवतल दर्पण है। अब देखिए ध्यान से, हम कुछ करेंगे नहीं, भाषा भी उतना भास्ट नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा तुरंत। देखिए क्या लिखेंगे सर, एम डैश एक कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, पहला गप। दूसरा, जिसमें पी क्या है? ध्रुव। सी क्या है? वक्रता केंद्र। एफ क्या है? फोकस। ए बी वस्तु है जिससे प्रधान अक्ष के समांतर किरण ए एम चली और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। फिर पुनः बिंदु ए से प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरते हुए पुनः परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है जहां जो ए डैश बिंदु पर काटती है ना। उसके बाद यहां पर प्रतिबिंब बना किसका? ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। समझे? ये सारी बात को हम लिखेंगे। देखिए लिखेंगे चित्र में। किसमें? चित्र में। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। चित्र में क्या कहता है सर? एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव कॉमा C वक्रता केंद्र फिर कॉमा F क्या है? फोकस। बोलिए फोकस। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? ए बी वस्तु है। क्लियर सी बातें हैं। उसके बाद देखिए प्रधान अक्ष के समांतर क्या लिखेंगे? बोलिए प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली कौन किरण? एम किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से गुजरती है? फोकस से। लिखेंगे फोकस बोले तो एफ से गुजरती है। बहुत अच्छे। हम ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, बहुत आसान सी बातें हैं, समझिए बात को। देखिए तो बोलिएगा सर क्या? अब ध्यान दीजिए, इतना लिख लिए, हम सीधा बोलेंगे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या है? बोलिए ए डैश बी डैश है। ए डैश बी डैश है। समझे? अब देखिए कहिएगा सर रचना उचना भी कीजिएगा, जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक जहां है जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी तो देखिए कैसे। क्या मैं इस त्रिभुज के ठीक सामने में ये त्रिभुज दिख रहा है? ये सुनो, मेरे बात सुनो, इस त्रिभुज के सामने में ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है इस त्रिभुज के सामने में ये त्रिभुज दिखाई दे, लेकिन अभी त्रिभुज दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यहां पर क्या है? कर्व। तो इसको त्रिभुज बनाने के लिए हमने यहां पर एक रचना करा, यहां पर एक रचना करा और यह 90 डिग्री का कोण के साथ मैंने एक लंब गिराया। क्या गिराया? लंब। अब ध्यान दो, इस त्रिभुज के ठीक सामने ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के ठीक सामने में ये त्रिभुज है। अब तो दोनों के साथ कंबाइंड हो गया ये। तो मैंने क्या करा? अपने मन से एक क्या ड्रॉ किया? लंब। तो इसे लिखेंगे रचना में। इसे क्या किस में लिखा जाता है? रचना। रचना क्या करा हमने? एम एन लंब डाला। किस पर? पूरे प्रधान अक्ष पर। तो क्या मैं लिखूं पीसी? क्या? पीसी।
जब हमने पीसी लिखा तो आप ध्यान दीजिए, जितनी बड़ी AB है, AB की जो साइज है उतना ही बड़ा M और N है। इस बिंदु का नाम ही M है। ध्यान दीजिए, तो MN हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए AB बराबर MN, AB इक्वल टू MN। चलिए, इतना तो समझ गए। अब लिखेंगे प्रमाण। अब क्या लिखना है? प्रमाण। ध्यान दीजिए, प्रमाण शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं। इसमें क्या होता है याद रखिएगा। देखिए, यह एक त्रिभुज है। प्रमेय 6.1 मैथमेटिक्स का थ्योरम 6.1 थेल्स प्रमेय, उसमें एक बात हमने सिखाया था क्या, जब एक ट्रायंगल होता है और किसी एक भुजा के समांतर, जो एक भुजा के समांतर कोई रेखा होती है, तो वह जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है। यह बताया था हमने थेल्स प्रमेय में। लेकिन एक उसी में समरूप का प्रमेय था। समरूप कहते हैं, ये मान लेते DEF है, यदि इसके संगत कोण बराबर हो जाए, या मान लो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, किसी न किसी कारण से ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो इसकी ये भुजा इसके बट्टे में, इसकी ये भुजा इसके बट्टे में, और इसकी ये भुजा इसके बट्टे में होंगे, लेकिन तीनों के तीनों बराबर होंगे, जिसे समानुपाती कहा जाता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। यह चीज इसलिए यहां पर बता दिए हैं क्योंकि हम यहां पर अप्लाई करेंगे, उससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। तो इस चीज को क्लियर कीजिए। तो लिखेंगे AB और इधर वाला का नाम DE, तो AB बटे DE बराबर इसका नीचे वाला तो BC, इसका नीचे वाला EF इक्वल टू इसका दाया वाला AC, इसका दाया वाला DF। इसे ही कहा जाता है समानुपाती। समान अनुपात में उसकी भुजाएं होती है। समझे? अब देखिए, मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे प्रमाण की। सबसे पहला बात, प्रमाण में कौन कौन से त्रिभुज की बातें करेंगे हम। देखिए, यहां पर यह एक त्रिभुज है और यहां भी एक त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। इस त्रिभुज का नाम लिखिए ABC। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? A-B-C। A-B-C। क्लियर है? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A-B' में अब ध्यान दीजिए, यह कितना डिग्री के 90, यह कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। अच्छा, यह कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। तो कोण B इक्वल टू, ये B है, कोण B इक्वल टू कोण B', कोण B इक्वल टू कोण B'। क्यों? क्योंकि कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। 90 डिग्री से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण बराबर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो कोण है इसके ठीक सामने यहां भी कोण है। समझ में आ रही है बात? कोण C जो है इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन दोनों आमने सामने हैं, दोनों मुंह के आमने सामने हैं। तो जो दोनों मुंह के आमने सामने होते हैं उसे शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है और वो बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखोगे? तो BCA एंगल, मतलब कोण BCA इक्वल टू, इसका कैसे लिखोगे? तो B'CA', B'CA'। या किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरी बात,
इतना तो समझ गए सर। तो जिस दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसे एक समरूपता होता है, ए समरूपता। क्या होता है? ए समरूपता होता है। ए समरूपता से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप होंगे। समरूपता का मतलब होता है समरूप करने वाला। तो समरूप कौन कौन होगा? तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जाएंगे तो मैंने बताया जब दो त्रिभुज समरूप होते तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो समानुपाती कीजिए सर। सर इसका उठलावा, इसका भी उठलावा, बोले तो इसकी लंब तो इसका भी लंब। इस त्रिभुज में लंब कौन होगा? तो ए बी। इस त्रिभुज का लंब कौन होगा? ए डैश बी डैश। क्लियर है? अच्छा, इक्वल टू सर इसका सुतलावा तो इसका भी सुतलावा। इसका सुतलावा का नाम बी सी है, इसका सुतलावा का नाम बी डैश सी है। इक्वेशन फर्स्ट मैंने समीकरण 1 माना। अब समझिए, बोलिएगा सर ये दोनों त्रिभुज की कहानी खत्म, अब अगले त्रिभुज की कहानी होगी। लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के बारे में, ये दोनों त्रिभुज, इसका नाम क्या है? एम एन एफ, एम एन एफ। और त्रिभुज क्या? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में, यहां भी लिख देते में। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब इस दोनों त्रिभुज में काम चलेगा। सर यहां पर 90 डिग्री, तो यहां भी तो 90 डिग्री है। कोण n इक्वल टू कोण बी डैश, कोण n इक्वल टू कोण बी डैश। किसके कारण? 90 डिग्री से। ये दोनों बराबर, क्योंकि यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। अच्छा दूसरी बात, कोण क्या होगा? ये दोनों कोण क्या होंगे? अभी तो सिखाया, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे? बराबर। इसका नाम बी डैश एफ ए डैश। बी डैश पहले इधर वाले लिखना चाहिए क्योंकि इधर से हम लिखे हैं ना। तो इस कोण का नाम क्या होगा? एम एफ एन, एंगल एम एफ एन इक्वल टू एंगल बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश। चलिए ये दोनों कोण क्या हो गया? बराबर। अब सुनो, दोनों कोण बराबर किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण से। क्लियर है? देखिए अभी हमने सीखा जिस दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो वो ए समरूपता के अनुसार ए समरूपता से वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ में आ रही है बात? देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे त्रिभुज एम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप, इसीलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। कैसे लिखोगे? इसके उठलावा, बोले तो एम एन का उठलावा तो इसका भी उठलावा, एम एन लिया तो इसका भी उठलावा का नाम क्या होगा? ए डैश बी डैश। अच्छा इक्वल टू इसका सुतलावा तो एन एफ बटे, अच्छा इसका सुतलावा बी डैश एफ। तो ध्यान दीजिए सर, एम एन इक्वल टू हमने पढ़ाया था, एम एन इक्वल टू क्या है? ए बी। चक्कर लो, एम एन इक्वल टू ए बी। तो क्या मैं इसके बदले लिखूं ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर एम एन, तो इसके बदला में ए बी लिखा। अच्छा ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ बटे बी डैश एफ। क्लियर है? पूछेगा कैसे आया, तो लिखेंगे चूंकि एम एन इक्वल टू क्या? ए बी। पूछेगा कहां से, दिखा देना यहां से। बात समझ में आ रही है? अब देखो मेरी बात सुनो, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोला सेकेंड। ध्यान दीजिए, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर। कहां से?
समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। अब चेक करो, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर, तो नाम क्या है? बी सी बटे बी डैश सी इक्वल टू, इसका नाम एन एफ बटे बी डैश एफ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब सुनो, कहानी आगे मोड़ चलेगी। कैसे? अब सुनो, मेरी बात सुनो। मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं क्लियर करने के लिए, आपको समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, वस्तु कहां है? यहां पर। तो वस्तु की दूरी यहां से मापी जाती है ध्रुव से, कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो P से B तक की दूरी, तो वस्तु की दूरी को क्या चीज से लिखा जाता है? U से। तो U रखा मैंने। अच्छा सर, क्लियर है, एक बात क्लियर। दूसरी बात, P से C तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से लिखा जाता है? R से। अच्छा, P से F तक की दूरी, फोकस दूरी, इसको क्या चीज से? स्मॉल f से। अच्छा, P से B डैश तक की दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब है, इसको V से लिखा जाता है। क्लियर है? अब दिमाग लगाइए सर, ये हमारा दो हाथ, ये दाई और ये बाई। क्लियर है? जब हम ध्रुव पर खड़ा हो जाएंगे तो इधर वाले क्या कहलाएंगे? राइट, इधर वाले लेफ्ट। राइट में हो तो प्लस का चिन्ह, लेफ्ट में हो तो माइनस का चिन्ह। क्लियर सी बातें हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके इस साइड राइट है तो इस साइड लेफ्ट, सारे चीज किस साइड है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड है तो सब में माइनस लगाइए। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, क्या यहां पर आर की चर्चा है? नहीं, आर की चर्चा नहीं है। तो क्या मैं इसके बदले में आर बराबर क्या होता है? 2f फॉर्मूला होता है, यह भी मैंने सिद्ध किया था, है ना? तो ध्यान दीजिए, पी एफ इक्वल टू माइनस एफ, पी बी डैश इक्वल टू माइनस का बी। तो ये सारी चीजें अब काम करेगा। देखिए, इसमें क्या लिखा है? बी सी। क्या यहां पर बी सी दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा, बी डैश सी यहां पर दिखाई दे रहा है? नहीं। एन एफ नहीं, बी डैश एफ नहीं। अभी कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो बोलिएगा सर क्यों बताए? ये आगे काम करेगी, इसीलिए। अब ध्यान दीजिए, आप दिमाग लगाओ। सर ये वाला इतना बड़ा दर्पण बनाया तब ना, ये लिया ऐसे एन यहां पर आया। यदि मैं छोटा सा दर्पण बनाता तो यहां से एन यहां पर आता, फिर और छोटा बनाता तो यहां पर आता, और छोटा बनाता तो यहां पर आता, और छोटा तो यहां, और छोटा तो यहां, और छोटा तो यहां, और छोटा तो यहां। मतलब जी धीरे धीरे द्वारा क्या हो रहा है? छोटा। मतलब द्वारा का मतलब उसकी द्वार कितनी छोटी होती जाती है। तो ये वाला जो एन है वो धीरे धीरे इसके पास आता जाता है, बाद में इतना पास हो जाता है कि पी पर चढ़ जाता है। बोले तो पी के बहुत नजदीक हो जाता है। तो कहने का मतलब, जब द्वारक छोटा हो तो एन पी के नजदीक होगा। जब द्वारक छोटा हो तो एन पी के नजदीक होगा, इतना नजदीक होगा कि पी के बराबर एन हो जाएगा। यही पर उसी बात को लिखना है। यदि द्वारक छोटा हो तो एन पी के नजदीक होगा। जब पी के नजदीक होगा तो पी एफ इक्वल टू क्या होगा? क्या लिखे थे? एन एफ। अब समझिए, जहां पर एन एफ है वहां पर पी एफ डालेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, इधर बता रहे हैं। तो ये इक्वेशन था हमारा, क्या था? बोलिए बी सी बटे बी डैश सी। बी सी बटे बी डैश सी इक्वल टू एन एफ के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? पी एफ बटे क्या है? बी डैश एफ। चलिए, हम यहां पर पहुंच गए। अब शुरू होगी, है ना? अब क्या होगी? शुरू किसकी? तो एक रेखा मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर सी बातें समझिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको। इस साइड कौन है? बी भैया, इस साइड पी भैया, बीच में 3 आदमी। चलिए 3 भाग में बांटिए इसको। हाँ सर जी, पहला का नाम सी, दूसरी वाली का बी डैश, तीसरी वाली का एफ। इतना है।
क्लियर। हमको यहां पर क्या मिला, BC, क्या मिला, BC। अच्छा, BC इस लाइन में दिखाई दे रहा है, नहीं, तो मुझे तो इतना ही पीस चाहिए ना, BC तो इतना ही है। तो क्या मैं इतने बड़े पीस में से, बोले तो इतनी बड़ी मछली में से इतना काट दूं, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आ रही है बात? तो इतनी बड़ी पीस का नाम क्या, PB। अच्छा, इतनी बड़ी का नाम PC। तो PB में से PC को घटाना पड़ेगा, तो लिखना क्या है, PB माइनस PC, किसके जगह पर, BC के जगह पर। अच्छा, B' कहां पर है भैया, ये समझ में आई। अब देखिए B' यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी B', तो इतना दूरी के लिए तो हमको यहीं तक रहना पड़ेगा टोटल। तो यहां तक रहने के लिए इसका नाम क्या होगा, PC। तो इतना काटना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, PB'। तो PC माइनस PB'। अच्छा, PF, सर PF तो इतना ही बड़ा है, वो पहले से फिट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट्टे B'F। अच्छा, B'F, सर देखिए ध्यान से यहां तक की दूरी B'F है ना। तो क्या मैं यहां तक ही रहना पड़ेगा मुझे फाइनल में, और फाइनल में इतना काटना पड़ेगा, तब तो इतना बचा, नाम क्या होगा, PB' माइनस का PF। तो PB' माइनस का PF, ये चीज यहां पर समझ गए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब उस पर हम सवाल बनाएंगे। अब हम सिद्ध करने के नजदीक पहुंच गए हैं, अब मुश्किल से, मतलब इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, अब बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। तो देखिए PB कहां है भैया, PB की वैल्यू क्या है, -U। तो माइनस का U माइनस PC का वैल्यू -2F। चिन्ह में कोई गड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी में नो गड़बड़ी। तो PC का वैल्यू क्या है, -2F माइनस PB' की वैल्यू माइनस का भी, इक्वल टू PF इक्वल टू क्या, माइनस का F, बट्टे PB' की वैल्यू माइनस का भी, माइनस PF की वैल्यू माइनस का F। चलो अब चिन्ह में देखते हैं क्या होने वाला है। तो माइनस का U माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा, माइनस का 2F माइनस माइनस फिर प्लस होगा, माइनस का F, माइनस भी, माइनस माइनस प्लस का F। अब देखो कैंची गुना, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना जी। अब कीजिए क्रॉस गुना, कैसे कीजिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं U के साथ करता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो U के साथ कीजिए, तो इस दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है U के साथ भी, तो U भी होगा, माइनस प्लस माइनस होता है U के साथ F, तो UF होता है। अच्छा, अब इसके साथ प्लस माइनस माइनस 2F भी, तो 2VF लिख दीजिए। अच्छा, इसके साथ प्लस 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 2F², क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, इक्वल टू, अब इसके साथ गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2F² प्लस माइनस माइनस VF। अब ध्यान दीजिए, क्या सर जी, यदि ये प्लस में था इसे डाटा तो माइनस में, अच्छा माइनस में और ये प्लस में, तो कटना तो है ही, यहीं पर काट दीजिए, आगे क्यों काटेंगे, यहीं पर स्पेस की बचत। अब देखिए, तो U भी माइनस का UF माइनस का 2VF, ये देखो माइनस में था इसे डाटा तो प्लस का VF इक्वल टू रसगुल्ला। अब देखिए, तो U भी माइनस का UF, माइनस में 2 2VF एगो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का बच्चा एक VF इक्वल टू रसगुल्ला। जब ऐसे सिचुएशन आ जाए और बट्टा में लाना हो सिंगल सिंगल, और यहां पर कितना, डबल डबल, तो भैया ये 2 और ये 1, 3, मतलब 3 आदमी चाहिए, जो 2 काटेगा 1 बचाएगा, समझे। तो देखिए कैसे लिखोगे, तो लिखना है दोनों तरफ U भी और एक भैया यहां, तो F, U भी F, ये भी है, U भी F से भाग देने पर,
क्या होगा देखिए ध्यान से। तो मैंने लिखा यू भी एफ, तो यू भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ माइनस भी एफ बटे यू भी एफ इक्वल टू 0 बटे यू भी एफ। मैंने लिखा दोनों तरफ, इसलिए दोनों तरफ करा। अब सुनो, यू भी के साथ यू भी क्या खच खच, यू एफ तो यू कटा एफ कटा, भी कटा एफ कटा। क्लियर है? इससे तो डायरेक्टली 0 करेगा। तो कितना बेर में 1 1 1 हुआ, तो 1 बटे एफ बचा इधर, माइनस 1 बाय भी बचा, माइनस का 1 बाय यू बचा, इक्वल टू इधर डायरेक्ट रसगुल्ला करने वाला है। तो 1 बाय एफ इक्वल टू माइनस में था, इस हट गया तो प्लस में, माइनस में था इस हट गया तो प्लस में, तो 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी लिख सकते हैं प्लस में। चलिए, ये हमारी इंतजार की घड़ी खत्म हुई और ये लिखा मैंने प्रूफ। किसका? दर्पण सूत्र का। कौन से सूत्र है? दर्पण सूत्र है। और कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो मैंने अवतल दर्पण में इस बहुत ही कठिन सवाल को पूरा मैथमेटिक्स में चेंज करके मैंने सिद्ध करा। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए और लाइक भी कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। रुकना नहीं है, शेयर करते रहिए जब तक आपका जो है ना सारे फ्रेंड्स नहीं देख ले, तब तक शेयर पहुंचा दीजिए, जिसमें सारे बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। और देख लिए पूरे मैथमेटिक्स रूल लगाया गया है, भाषा भी नहीं है, ज्यादातर भाषा ये है। अब वही बात मैथमेटिक्स है तो थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ही, क्या क्या है सो तो लिखना तो पड़ेगा ही, इसीलिए ये भी लिखना जरूरी हमने समझा। तो आज के लिए थैंक यू।